हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। हम मध्यकालीन भारत टॉपिक वाइज कर रहे हैं। इसमें अगला टॉपिक हमारा होने वाला है अल बेरूनी का भारत। मध्यकाल में कुछ अरब यात्री भी भारत आए थे जब तुर्कों का आक्रमण हो रहा था। तो महमूद गजनवी के आक्रमण जब भारत में हो रहे थे उस समय उसके साथ एक व्यक्ति साथ में भारत आया था जिसका नाम था अल बेरूनी। उसने कुछ विवरण अपने छोड़े थे। उसने भारत के समाज के बारे में, भारत के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में विवरण लिख छोड़े हैं। हम उसी की चर्चा आज करेंगे। टॉपिक है हमारा अल बेरूनी का भारत। अल बेरूनी ईरानी मूल का व्यक्ति था जिसका जन्म 973 में मध्य एशियाई राज्य ख्वारिज्म में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान गणराज्य के खीवा नगर के नाम से विख्यात है। वर्तमान उज्बेकिस्तान गणराज्य के खीवा नगर के नाम से विख्यात है। इसका जन्म ख्वारिज्म में हुआ था जो मध्य एशिया राज्य में पड़ता है। इसने 1030 में प्रसिद्ध पुस्तक तहकीके हिंद, जिसे किताबुल हिंद भी कहते हैं, अरबी भाषा में लिखी। इसकी मृत्यु गजनी में 1048 में हो गई थी। अल बेरूनी भारत के कुछ भागों, मुख्यतः पंजाब का भ्रमण करता है। अतः शास्त्रों से अर्जित ज्ञान, ब्राह्मणों जो कि महमूद के युद्धबंदी के रूप में थे, उनसे प्राप्त सूचनाएं और व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के आधार पर अल बेरूनी ने अपनी यह रचना तैयार की थी, जिसे हम किताबुल हिंद या तहकीके हिंद कहते हैं। तहकीके हिंद अल बेरूनी की रचना है। इसने भारतीय समाज के बारे में क्या कहा? कहता है, जाति प्रथा, विवाह व्यवस्था, स्त्रियों की स्थिति, पारिवारिक तथा उत्तराधिकार संबंधी नियम, त्यौहार एवं उत्सव, रीति रिवाज एवं संस्कार तथा समान धारणाओं और अंधविश्वासों की चर्चा इसने की है। सामाजिक जीवन के सबसे उल्लेखनीय विशेषता यथा जाति प्रथा का उल्लेख अल बेरूनी ने विस्तार से वर्णन किया है, क्योंकि उस समय तक मुस्लिम समाज में जाति प्रथा का अभाव होने से यह उसके लिए एक नया अनुभव था। जाति प्रथा काफ़ी जटिल हो गई थी क्योंकि उपजातियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही थी। ब्राह्मणों में ही 16 उपजातियां थीं जो ऊंच नीच के पदानुक्रम में थीं। इसके अतिरिक्त छुआछूत, अस्पृश्यता, अंतरजातीय विवाह एवं सहभोज निषिद्ध थे। अंत्यज को नगर के भीतर निवास करने की अनुमति नहीं थी। अंत्यज जो छुआछूत की श्रेणी में आ रहे थे, अस्पृश्य की श्रेणी में आ रहे थे, उन्हें नगर के भीतर अनुमति नहीं थी निवास करने की, ऐसा अल बेरूनी कह रहा है। विवाह और पारिवारिक नियम। विवाह के संदर्भ में अल बेरूनी कहता है कि विवाह एक जीवन पर्यंत संबंध था तथा तलाक की कोई परिकल्पना नहीं थी। जो व्यक्ति जितनी श्रेष्ठ जाति का था वह उतनी ही अधिक पत्नी रख सकता था। जैसे ब्राह्मणों 4 रख सकते थे, क्षत्रिय 3 रख सकते थे, वैश्य 2 और शूद्र 1। अनुलोम विवाह मान्य था तथा विलोम विवाह वर्जित था। विवाह 2 तरीके के थे उस समय, अनुलोम विवाह और विलोम विवाह। अगर वर उच्च जाति का था और वधू निम्न जाति की, तो इस तरह के विवाह को हम अनुलोम विवाह कहते थे। यह समाज में मान्य था। यदि वर निम्न जाति का हो और वधू उच्च जाति की हो तो इसे विलोम विवाह कहते थे और यह समाज में वर्जित था। ब्राह्मण सामान्यतः अपनी ही जाति में विवाह करते थे। पुनर्विवाह नहीं था। सती होने की भी चर्चा मिलती है। समाज पितृसत्तात्मक था। स्त्रियों का पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार सीमित था। केवल अविवाहित स्त्री ही पिता के संपत्ति में हिस्सा ले सकती थी। अविवाहित पुत्री संपत्ति में पुत्र की तुलना में मात्र 1/4 अंश ले सकती थी। उसे यह दहेज के रूप में दे देने के पश्चात संपत्ति में उत्तराधिकार समाप्त हो जाता था। रीति रिवाज के बारे में अल बेरूनी ने मुख्य रूप से 2 त्योहारों की चर्चा की है, एक रामनवमी और एक शिवरात्रि। इसके अलावा वह शुभ मुहूर्तों की भी चर्चा करता है। हिंदू परिवार में सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन नहीं करते थे तथा हर व्यक्ति का बचा हुआ खाना फेंक दिया जाता था।
पुरुष एवं स्त्री के वस्त्र एक समान होते थे। पुरुष भी श्रृंगार प्रसाधन का प्रयोग करते थे, मेकअप वगैरह। भारतीय जो विदेशियों का आदर नहीं करते थे। ब्राह्मण विदेशियों से संपर्क स्थापित नहीं करते थे। भारतीय समाज में, भारत में विज्ञान के बारे में भी अल्बरूनी चर्चा करता है। विज्ञान के अलग अलग डायमेंशंस हैं, जैसे रसायन, भूगोल, चिकित्सा, ज्योतिष शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, खगोल। कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के भूगर्भीय संरचना के संबंध में चर्चा करते हुए अल्बरूनी यह टिप्पणी करता है कि संभवतः यह क्षेत्र किसी विशाल सागर का अंश था, जो धीरे धीरे भूखंड के रूप में इसी सागर से उभरा है। आपको बता दूं कि अल्बरूनी स्वयं एक खगोल शास्त्री था, अतः उसकी पुस्तक का लगभग 1/4 भाग खगोल शास्त्र तथा ज्योतिष विद्या से ही संबंधित है। वह विभिन्न ग्रंथों की चर्चा करते हुए 12 राशियों, चांद व पृथ्वी की संरचना का विवरण प्रस्तुत करता है। विभिन्न ग्रहों का मनुष्य के जन्म और व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभावों की भी चर्चा करता है। उसने वराह मिहिर की रचना लघु जातक का अरबी भाषा में अनुवाद किया। अल्बरूनी ने रसायन के संबंध में बताया कि रसायन का प्रयोग सोना संबंधित कार्यों में ना होकर औषधि के कार्यों में प्रयुक्त होता था। उसने संभवतः आयुर्वेद से की संबंधित अरबी रचना फिरदौसी अल हिकमा का सहारा लिया तथा इसी के माध्यम से उसने चरक संहिता के संदर्भ में जानकारियां प्राप्त की। सुश्रुत संहिता से संभवतः वह परिचित नहीं था। उसके विवरण में शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी वाली जो चिकित्सा थी उसकी विशेष चर्चा नहीं मिलती है। अल्बरूनी ने भारत के विद्वानों के विचारों और रचनाओं में प्रस्तुत द्वैत की कड़ी आलोचना की है। उनके अनुसार यहाँ के विद्वान स्वयं तो ज्ञानी हैं, मगर आम प्रजा को अंधविश्वासी बनाए रखते हैं। यह स्पष्ट है कि पूर्व मध्यकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत समकालीन जगत में पिछड़ चुका था। इनके कारण के रूप में अल्बरूनी लिखता है कि यहाँ यानी भारत के लोग समझते हैं कि सबसे अच्छा देश उनका है, सबसे प्रतापी राजा उनके देश के हैं। यदि उनसे कोई कहे कि ऐसे और भी देश हैं, तो उन्हें यह कहने वाले का मुंह इस तरह से देखते हैं, इस तरह आश्चर्य से देखते हैं जैसे कहने वाला पागल हो। यह बंद मानसिकता वैज्ञानिक चिंतन, साइंटिफिक थिंकिंग के प्रमुख धारा से खुद को अलग करने की यह प्रकृति भारत के पिछड़ेपन का कारण बन गई है। परंतु वह भारतीय ज्ञान विज्ञान का प्रशंसक भी था। वह यह लिखता है कि इनके पूर्वज ऐसे नहीं थे। उसने इस प्रकार वर्णन लिखा है भारतीय समाज और विज्ञान के बारे में और यहाँ की राजनीतिक परिदृश्य के बारे में। अल्बरूनी के भारत, ये है आपका क्लास नोट्स। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा होगा इसी वीडियो में हम आगे पढ़ रहे हैं कलहण की राज तरंगिणी। कश्मीर के बारे में है, कश्मीर के इतिहास के बारे में है कलहण। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। कलहण का जन्म एक संभ्रांत कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह लोहारा वंश के शासक हर्ष के सलाहकार के रूप में कार्यरत था। हर्ष के एक उत्तराधिकारी जय सिंह के शासनकाल में कलहण ने राजतरंगिणी की रचना की थी। तो राजतरंगिणी की रचना कलहण के द्वारा की गई थी कश्मीर के शासक जय सिंह के शासनकाल में। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी। यह संस्कृत भाषा में काव्य रूपी रचना है जिसमें 7826 श्लोक हैं, जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। कलहण को कश्मीर बल्कि भारत का भी प्रथम इतिहासकार कहा जाता है, क्योंकि इतिहास लेखन के निर्धारित मापदंड के आधार पर उसने पहली रचना भारत में लिखी। उसने स्वयं यह लिखा है कि इतिहासकार को एक निष्पक्ष न्यायाधीश के रूप में अतीत की घटनाओं का वर्णन करना चाहिए। कलहण ने अपने इतिहास लेखन के निम्न स्रोतों का चयन किया। उसने क्षेमेंद्र की निरपावली, हेल राज की प्रतिभावली, नील पुराण, राजकथा, साथ ही विभिन्न अभिलेख, प्रशस्तियों, सिक्के आदि से जानकारियां प्राप्त की। कलहण की राजतरंगिणी में 12वीं शताब्दी तक का इतिहास वर्णित है। इसकी रचना को आगे बढ़ाकर अकबर द्वारा कश्मीर की विजय तक अन्य परवर्ती इतिहासकारों ने समापन किया।
कलहण के बाद जोनराज और सीवर की रचनाएं राजतरंगिणी के नाम से ही विख्यात हैं, जबकि प्रज्ञभट्ट और शुक की रचनाएं राजावली पताका के नाम से जानी जाती हैं। जोनराज और श्रीवर की रचनाएं राजतरंगिणी के नाम से विख्यात हैं, जबकि प्रज्ञभट्ट और शुक की रचनाएं राजावली के पताका के नाम से विख्यात हैं। कलहण ने अपनी रचना को 8 खंडों में विभाजित किया है। प्रथम, सेकंड, थर्ड, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम, सप्तम और अष्टम, 8 खंडों में राजतरंगिणी बुक विभाजित है। प्रथम खंड में महाभारत काल से संबंधित जानकारी मिलती है। गोनंद नामक राजा और कृष्ण के बीच में जो संघर्ष हुआ। दूसरे खंड में मौर्य सम्राट अशोक, जालौक, कुषाण शासक हुविस्क और हुण शासक मिहिर की चर्चा मिलती है। तृतीय खंड में प्रतापीदित्य नामक शासक से अल्यराज नामक शासक तक का इतिहास मिलता है। चतुर्थ खंड में मेघवाहन नामक शासक से मातृगुप्त वंश का अंतिम शासक, इसके शासनकाल की चर्चा मिलती है। पांचवें और छठे खंड में उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन के द्वारा 855 ईस्वी में हुआ। उत्पल वंश का अंत 1003 में होता है, तो उत्पल वंश की चर्चा मिलती है 5वें और छठे खंड में। 7वें खंड में लोहारा वंश, हर्ष की जानकारी, जिसके समय वो सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा था, और 8वें में हर्ष से लेकर जय सिंह तक की जानकारी मिलती है। इसी जय सिंह के शासनकाल में दरबारी कवि रहते हुए इसने कलहण ने राजतरंगिणी की रचना की थी। तो ये आज 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गए, मध्यकाल के टॉपिक में ही इन्हें इंक्लूड करते हैं। अलबरूनी का भारत, जो तुर्कों के आक्रमण के साथ भारत आया था, और उसी कालखंड के समय कश्मीर में जो वंश हुआ, लोहारा वंश, और जयसिंह का जो शासनकाल हुआ उस समय जो राजकवि हुए कलहण, उनके द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी। इन्हें भारत का प्रथम इतिहास भी कहते हैं और कश्मीर में लिखी गई प्रथम इतिहास की पुस्तक, जिसने इतिहास के उन सभी मापदंडों को नज़र में रखते हुए इतिहास का लेखन किया था। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।